अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एक्सचेंज रेट रिस्क का और यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगी रिस्क मैनेजमेंट की कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह होती है। सो बिफोर वी गो टू रिस्क मैनेजमेंट विल हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्टिंग विद एक्सचेंज रेट रिस्क, हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं कि एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। So it's pretty simple topic really. Let's start with what is exchange rate risk. So foreign exchange risk arises from fluctuations in the exchange rates between different currencies. हमारी जो भी एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन रही है उसके अंदर हम बार बार इस बात को रिपीट करते रहे हैं कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगी तो उसके अंदर एक रिस्क जो है, जो प्राइमरी रिस्क है, वो दैट इज ऑलवेज देयर, और वो है कि एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो सकता है। इवन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसी को हम एक्सचेंज रेट रिस्क बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एफएक्स रिस्क और करेंसी रिस्क, जो इसके और भी नाम है। या आप इसे फॉरेक्स रिस्क भी कह सकते हैं, बिकॉज हम फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स बोलते हैं और उसी का शॉर्ट एब्रीविएशन जो है वो एफएक्स है, एफएक्स रिस्क या फॉरेक्स रिस्क। When a company or individual engages in international transactions involving multiple currencies, they expose themselves to potential financial losses if the exchange rate moves against them. तो जरा थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है। Now let's see why understanding exchange rate risk is important. Why is it so important? First of all, it will protect financial stability. If you understand what is foreign exchange rate risk, then you can protect your financial stability. So exchange rate fluctuations can significantly impact the profitability of businesses operating in the global market. By understanding and managing exchange rate risk, companies can safeguard their financial stability and avoid unexpected losses that could jeopardize their operations. So obviously, इट्स अ रिस्क कि आप जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑपरेशन जो है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की वजह से आप उसमें लॉस सफर कर रहे हैं। और जब आप इस तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉसेस सफर करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इससे इम्पैक्ट होगी, क्योंकि आपने जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी उसके अंदर आपने इन लॉसेस को काउंट फॉल नहीं किया। सो in order to understand, or sorry, in order to protect yourself against those losses, you have to make a good exchange rate policy, और उस पॉलिसी के अंदर आपने अच्छे से डिफाइन करना होता है कि एक्सचेंज रेट रिस्क किस तरह आ सकता है, किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है और किस तरह उससे बचा जा सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड, enhanced profitability. Effective exchange rate risk management strategies can help businesses maintain a predictable cost structure and protect their profit margins from the volatility of exchange rates. This predictability allows businesses to make informed decisions and pursue growth opportunities with great confidence. So, obviously, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी जब आप अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जो हैं और अननेसेसरी लॉसेस जो हैं, जो कि सिर्फ एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से आप सफर कर रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन ले सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ आप
अब्रॉड में जो अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो अप कर सकेंगे। देन कमिंग अप नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड competitiveness. Managing exchange rate risk can enhance a company's competitiveness in international markets by mitigating the impact of exchange rate fluctuations. Companies can maintain competitive pricing and ensure that their products and services remain attractive to global customers. So obviously, अगर आप एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं तो आप ग्लोबल मार्केट प्राइस में compete नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज आपको जो कॉस्ट आ रही है, जो लॉसेस की सूरत में आपको सफर करना पड़ रहा है, आपको उसे रिकवर करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप compete नहीं कर सकेंगे मार्केट में मौजूद दूसरे लोगों के साथ। देन देयर इज रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। सो ऑब्वियसली जब आप अच्छे से प्रोडिक्ट कर सकेंगे प्राइस मूवमेंट को, एक्सचेंज रेट्स की, और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकेंगे, तो ऑब्वियसली आप की जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो कम होगा। यू विल नो एग्जैक्टली विच ट्रांजेक्शन विच विल यील्ड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और कब तक आपको ये रियलाइज होगा। देन साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्ट में ही मैंने बात किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ही, कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट होती है। आपने जो एक टारगेट रखा हुआ था प्रॉफिट का, और वो प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आएगा, और उसके लिए आपने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉल किया था, वो सारी की सारी फ्यूचर प्लानिंग जो है, या वो सारा मॉडल आपका खराब हो सकता है अगर आप एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से लॉसेस सफर कर रहे हैं। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी तभी स्टेबल रहेगी, साउंड रहेगी, जब आप एक्सचेंज रेट रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। देन यू विल हैव इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग फॉर इंडिविजुअल्स। आपकी जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, या इवन आप वो लोग जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्म्ड डाटा जाएगा, उनके पास इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल होगी कि जिसकी मदद से वो बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और उसकी ऑब्वियसली अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि एक्सचेंज रेट रिस्क है क्या और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो सारे टूल्स इंक्लूड नहीं करोगे जो एक्सचेंज रेट रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, जिनको हम आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की फॉर्म में। तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर वो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज कब लेने हैं, क्यों लेने हैं, कितनी अमाउंट के लेने हैं, वो सारा पार्ट मिसिंग होगा। वाई? क्योंकि आपके प्लानिंग बनाने वाले लोगों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि एक्सचेंज रेट रिस्क भी होता है, और उस रिस्क की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। Going forward, we have types of exchange rate risk. There are three categories of exchange rate risk. Those are transaction risk, translation risk, and economic risk. One by one, we will discuss them. Let's start with transaction risk. As the name suggests, this risk arises whenever a firm or individual enters a transaction which involve foreign exchange. सो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस which involve exchanging of currencies, which involves more than one currency, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से ये रिस्क फंडामेंटली एवरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो थोड़ा और इसको इलेबोरेट करके इसी डेफिनेशन को देखते हैं। A firm has transaction risk whenever it has contractual cash flows, either receivables or payables or both,
whose values are subject to unanticipated changes in exchange rates due to a contract being denominated in a foreign currency. So as I said, कि जहां कहीं भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिस्क फंडामेंटली उसके अंदर पाया जाएगा उसको हम ट्रांजैक्शन रिस्क बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के जरिए हाईलाइट करते हैं। लेट्स सपोज a Pakistani exporter agrees to sell goods to a US customer for US dollar 10,000. The exporter expects to receive the payment in 3 months. Now, I have already told you people while discussing about background of foreign exchange कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी पेमेंट्स के सेटलमेंट होने में कोई 2-3 माह का पीरियड इन्वॉल्व होता है। सो ऑब्वियसली आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्टर ले रहा है $10,000 का, सो ही एक्सपेक्ट्स के 2-3 महीने के बाद जो है वो पेमेंट आएगी। सो अगर इन 3 मंथ्स के दौरान पाकिस्तानी रुपी बाय सम मिरेकल स्ट्रेंथन हो जाता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और हमने पिछले देखा भी है ये फिनोमेना कि ऑलमोस्ट कोई 4-5 माह लगातार पाकिस्तानी रुपी जो है वो बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हुआ था यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 220 से 320 तक गई एंड इट वाज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट के ये प्राइस फर्दर आगे जाएगी और 400-500 प्रेडिक्ट हो रहा था डॉलर का रेट, but just because of some political change और let's say political move की वजह से जो है वो डॉलर का रेट आगे जाने के बजाय नीचे आ गया, पीछे आ गया। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल एनी हाउ। सो लेट्स सपोज कि अगर डॉलर का रेट कम हो जाता है इन 3 मंथ्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि लेट्स सपोज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूएसडी पीकेआर की वैल्यू 280 रुपीज है। सो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो एक्सपोर्टर इज एक्सपेक्टिंग कि उसको पेमेंट जो मिलेगी पाक रुपीज में आफ्टर 3 मंथ्स वो 2.8 मिलियन रुपीज होगी। बट अगर डॉलर जो है वो 250 पे चला जाता है 3 मंथ्स के अंदर, तो वही पेमेंट जो 2.8 मिलियन उसको मिलनी थी वो 2.5 मिलियन रह जाएगी। 0.3 मिलियन का सब्सटेंशियल लॉस होगा उसको जस्ट बिकॉज के डॉलर का रेट अनएक्सपेक्टेडली उसके अगेंस्ट मूव कर गया। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिस्क बिकॉज देयर वाज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड बिटवीन अ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर एंड यूएस इंपोर्टर, और जो पेमेंट थी वो यूएस डॉलर में थी रादर देन द होम करेंसी, तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से ये रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। Let's go to the other type of risk, that is translation risk. Now this risk is associated with multinational firms only. This risk arises when a subsidiary converts or translates, hence the name translation risk. When a subsidiary translates its financial statements to foreign currency of its parent company. So let's suppose कि यूनिलीवर पाकिस्तान है वो अपने एनुअल प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में ऐड करवाती है। ठीक है, यहाँ पे अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं कि वो कंपनीज जो मल्टी टीयर्ड होती हैं या बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं उनकी, तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो उसके उस कंपनी के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है, और दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर तमाम सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस को एक जगह पेरेंट के अंदर ऐड किया जाता है और उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब यूनिलीवर यूएस से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो उसके अंदर यूनिलीवर पाकिस्तान, यूनिलीवर इंडिया, यूनिलीवर बांग्लादेश जितने भी हैं यूनिलीवर के सब्सिडीज, उन सब की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा यूएस डॉलर के अंदर, और उस टाइम पे वो सारी सब्सिडरीज जो हैं वो फेस कर रही होंगी पोटेंशियल रिस्क के जो प्रॉफिट उन्होंने गेन किए हैं अपनी अपनी होम करेंसीज के अंदर, वो किस सिर्फ इस वजह से इवेपोरेट हो जाएंगे कि उनकी होम करेंसी कन्वर्ट हो रही है यूएस डॉलर के अंदर। एक्चुअली ट्रांसलेशन रिस्क के अंदर फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा होता, बेसिकली कैश फ्लो का लॉस कोई नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट इकोनॉमिक लॉस, दैट इज के अनलाइक जो हमने ट्रांजैक्शन रिस्क के अंदर देखा कि जिसके अंदर फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है कि जहां पे 2.8 मिलियन रुपीज आने थे वहां पे आपको 2.5 मिलियन रुपीज आ रहे हैं, तो वहां पे एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस था। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस नहीं है क्योंकि आप अभी फंड्स मूवमेंट नहीं कर रहे। जब एक्चुअली वो फंड्स ट्रांसफर होंगे पाकिस्तान से यूएसए के अंदर, दैट इज जो एक्सपेट्रिएट होता है शेयर पेरेंट कंपनी का, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन रिस्क अप्लाई होगा। लेकिन ट्रांसलेशन रिस्क सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग रिस्क है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगा, लेकिन उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस इस सेंस में हो जाता है कि जब इम्पैक्ट जो है जो सब्सिडरीज का आना था कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में, वो अगर कम हो जाएगा, वो अगर वहां से अमाउंट इवेपरेट हो जाएगी, तो जाहिर बात है जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का वॉल्यूम होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू कि अगर वो रिस्क ना आया होता और वो पूरी अमाउंट ऐड हो रही होती, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। बट इन इटसेल्फ ट्रांसलेशन रिस्क जो है वो खुद कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस नहीं दे रहा होता। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए क्लैरिफाई करते हैं। तो सपोज के यूनिलीवर पाकिस्तान जो है वो उसका फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए प्रॉफिट अनाउंस होता है 1.828 बिलियन रुपीस। नाउ दिस इज इन रुपीस ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिलीवर पाकिस्तान है तो वो अपनी जो होम स्टेटमेंट है वो रुपीस में तैयार करेगी, पीकेआर में तैयार करेगी। अब जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनी तो लेट्स सपोज के जिस टाइम पे ये डिक्लेयर किया गया प्रॉफिट, उस वक्त पे यूएसडी पीकेआर की वैल्यू 240 थी, और बाय द टाइम के वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई, आफ्टर उसके अंदर 2 मंथ्स लेट्स सपोज गुजर गए, तो तब तक यूएसडी पीकेआर की वैल्यू 280 हो गई। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो यूएसडी पीकेआर की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो है दैट इज पीकेआर डेप्रिशिएट हो गया इस केस के अंदर, तो जो वो कन्वर्ट होगा डॉलर्स के अंदर तो वो लेसर डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वही यूनिलीवर पाकिस्तान का प्रॉफिट जो कि ऑलमोस्ट 7.62 मिलियन यूएस डॉलर ऐड होना था, वो उसकी बजाय ओनली 6.52 मिलियन डॉलर्स जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन डॉलर्स जो हैं जो कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में ऐड होने चाहिए थे वो नहीं ऐड हो सकेंगे। तो दिस इज जस्ट इम्पैक्ट ऑफ वन सब्सिडरी। तो इमेजिन अगर इस तरह का इम्पैक्ट मल्टीपल सब्सिडरी से आए और आप ट्रांसलेशन रिस्क को सही तरह से प्रॉपर मैनेज नहीं करते, तो आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है इट विल श्रिंक बाय अ बिग वॉल्यूम, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑब्वियसली कि जो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ जाएगी वो कोई अच्छी नहीं होगी। कि न्यूज़ तो ये जाएगी कि आपका प्रॉफिट जो है वो उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट। ठीक है, अ, अब इसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी शेयर प्राइस गिर जाएगी, आपकी जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो कम होगा, आपकी गुडविल उसकी वजह से इम्पैक्ट होगी। तो इस तरह के इम्पैक्ट्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं ट्रांसलेशन रिस्क की वजह से। Then comes the third type of
Forex risk, that is economic risk. Now, this risk stems from changes in macroeconomic conditions that can affect a company's competitiveness and profitability in foreign markets. And these macroeconomic conditions, apart from economic indicators, include exchange rates, government regulations, and political stability as well. तो बेसिकली इकोनॉमिक रिस्क क्या है कि अ, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो किसी एक कंट्री के अंदर उसकी सब्सिडरी जो है उस कंट्री के इकोनॉमिक रिस्क की वजह से इम्पैक्ट हो रही है, सो वो अपना पार्ट जो प्ले कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो सब्सिडरी जो अपना पार्ट प्ले कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ओवरऑल इस कंपनी को compete करने के लिए, वो अपना पार्ट सही तरह प्ले नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस फिजिबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। इसको एक एग्जांपल के जरिए क्लैरिफाई करते हैं कि लेट्स सपोज कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और उस इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो रॉ मिल्क है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं ये प्राइसेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो अब नेस्ले की एग्जांपल ले रहे हैं हम कि नेस्ले जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है, और जाहिर बात है हर कंट्री से उसको हर सब्सिडरी उसको कंट्रीब्यूट करती है पेरेंट कंपनी को। लेकिन चूंकि नेस्ले पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से उसको जो इनपुट्स हैं वो कंसिस्टेंटली कॉस्टलियर पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू अदर सिस्टर कंसर्न्स, वो उतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना उसकी दूसरी सिस्टर कंसर्न्स कर पा रही हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की नेस्ले है या नेस्ले इंडिया है, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही होंगी एज कंपेयर टू पाकिस्तान, नेस्ले पाकिस्तान के। वाई? बिकॉज नेस्ले पाकिस्तान इज फेसिंग एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। सो वो रिस्क जो किसी एक जगह के इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आपको इम्पैक्ट करता है, उसको हम इकोनॉमिक रिस्क बोलते हैं। आई होप दिस क्लैरिफाइज। तो इसके साथ हमारी जो डिस्कशन है वो फॉरेक्स रिस्क की वो कंक्लूड होती है, और इसी के अंदर हम ये पॉइंट ऐड करते जाते हैं कि it is paramount for any business organization involved in international business to understand forex risks and have a well placed policy to safeguard against this risk. Why? Because a good forex risk policy can be a difference between a thriving business in international market or a huge failure. ठीक है, अगर आप सिंपल, आपका बिजनेस बहुत मॉडल बहुत अच्छा था, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज गुड, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, आपके ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, बट जस्ट बिकॉज आप एक्सचेंज रेट के रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लाजमी जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जाएंगे आप लॉसेस सफर करेंगे, और वो लॉसेस जो हैं इन द एंड आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटेरियोरेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके फॉरेक्स पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप फजूल में लॉसेस सफर करेंगे, और उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होते हैं, और ये अंडरस्टैंड करें कि इनके खिलाफ आपने अपने कंपनी को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की थी एक्सचेंज रेट रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हम इन रिस्क्स के अगेंस्ट कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ कॉन्सेप्ट आएगा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। सो कीप एट इट, और अगर ये सब कुछ पढ़ के आप इसी गाय की तरह कंफ्यूज्ड हैं और दाएं बाएं देख रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड एज आई हैव सेड ओवर एंड ओवर अगेन,
जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतनी आपकी लर्निंग होगी। सो डू आस्क क्वेश्चंस, गूगल क्लासरूम में उसको पोस्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कीजिए, और क्लासरूम में आके पूछिए, हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।